नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट। जी हां, और मैं हूं आपके साथ किरण। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम रोजाना बात करते हैं देश की उन लोकसभा सीटों के बारे में जो बेहद ही हॉट मानी जाती है। और इन सभी हॉट सीटों की सियासत से राजनीति के गलियारों में हलचल भी तेज होती है। और यही वजह है कि हम अपने खास कार्यक्रम के जरिए हॉट सीट की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दंगल 2024 हॉट सीट। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो यहां हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। फिलहाल सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। ऐसे में आज हम सिरसा लोकसभा सीट की बात करेंगे और यह हर समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में सिरसा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता, पुरुष मतदाता, महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कि कुल मतदाता तकरीबन 18,03,349 है। इसी के साथ पुरुष मतदाता जो है वो 9,59,000 के करीब है। और इसके बाद अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें, हम सिरसा की बात करें, तो महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,84,312 महिला मतदाता हैं। यानी कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लेती हैं। और महिला मतदाताओं की संख्या भी देखिए यहाँ ज्यादा है, तकरीबन 8,44,312 के करीब। और कुल मतदाता 18 के करीब है। तो वहीं पुरुष मतदाता 9 लाख से ऊपर है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो 2019 में हुए सिरसा लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, तो साथ ही कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और कुल कितने प्रतिशत ये वोटिंग हुई है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये देखिए कि कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तकरीबन 18 लाख मतदाता है तो 13,69,486 के करीब जो है मतदाताओं ने मतदान किया। और आपको बता दें 18 लाख से ऊपर जो है वो मतदाता है 13 लाख, इसलिए कह सकते हैं कि मतदाता जागरूक है। यहाँ पर 7,30,000 के करीब जो है पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की थी। यानी कि 9 लाख से ऊपर है तो 7 लाख के करीब जो है वोटिंग हुई है। वहीं महिला मतदाता मुझे यहाँ ज़्यादा जागरूक नजर आ रही हैं। महिला मतदाता 6,36,499 महिला मतदाताओं ने वोट डाला था। ये हम 2019 के जो आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 75.94% वोटिंग हुई है, जो एक बेहतरीन वोटिंग मानी जाती है। यानी कि यहाँ के मतदाता चाहे वो महिला हो पुरुष हो सभी जागरूक है। और 2019 में ही सिरसा लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां से बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के अशोक तंवर दूसरे नंबर पर रहे। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये हम दिखाते हैं कि कौन कौन से कहां से जीत हासिल कर पाए थे और कब कब जीते थे। तो बीजेपी की सुनीता दुग्गल जो कि 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, उन्हें 52.16% जो है वोटिंग में वोट मिला था, प्रतिशत इतना वोट था। और 7,14,000 के करीब उन्हें वोट प्राप्त हुआ था और वो पहले नंबर पर थी। कांग्रेस की तरफ से अशोक तंवर जो है वो उतरे थे, उन्हें 4 लाख के करीब यानी कि 3 लाख के करीब का जो आंकड़ा है यानी डिफरेंसेस है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। 29.53% उनका रहा है, यानी वोटिंग प्रतिशत अगर हम बात करें, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण होता है देखना। निर्मल सिंह जेजेपी की तरफ से उतरे हुए थे, गठबंधन था, लेकिन जब चुनावी मैदान में थे तब अलग अलग थे विधानसभा में, लेकिन जो गठबंधन था लोकसभा में गठबंधन नहीं था। लेकिन चुनावी मैदान में जेजेपी ने निर्मल सिंह को यहां से उतारा था, जो कि 95,000 के करीब उनको वोट मिले थे, यानी कि 7.03% उनका वोटिंग प्रतिशत था। और इसी के साथ चरणजीत सिंह की अगर हम बात कर ले तो INLD यानी कि इनेलो 88,000 के करीब उनको वोट मिले थे, 6.45% उनका वोट रहा। और चलिए अब इसी कड़ी में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं और यहां किस किस पार्टी के विधायक रहे हैं। तो ये हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें, 10 लोकसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटों के अंदर में 9 विधानसभा सीटें, यानी कि कुल 90 विधानसभा सीटें होती हैं। तो रामनिवास नरवाना से जेजेपी की तरफ से जो है विधायक रहे हैं
और यहां पर जेजेपी इनेलो से टूट करके पहली बार चुनावी मैदान में देवेंद्र सिंह बबली टोहाना जेजेपी और अच्छी खासी जीत जो है जेजेपी को, यानी कि 10 सीटों पे उन्होंने कब्जा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान में। डूडाराम बिश्नोई की बात करें तो फतेहाबाद बीजेपी के तरफ से वो उतरे थे चुनावी मैदान में, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो डूडाराम बिश्नोई फतेहाबाद। और इसी के साथ लक्ष्मण सिंह नापा रतिया से चुनावी मैदान में थे, बीजेपी की तरफ से विधायक है, जीत उन्हें मिली और बीजेपी ने अच्छी जीत जो है 2019 में भी दर्ज की थी। इसी के साथ शीशपाल केहरवाला कालमवली कांग्रेस, यहां से उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे उतारा था और उन्होंने भी जीत हासिल की, यानी कि वह वहां से विधायक हैं। अमित सिहाग डबवाली कांग्रेस, डबवाली से विधायक अमित सिहाग। ये हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र के भी जो 9 विधानसभा सीटें आती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और अब आपको बता दें रणजीत सिंह चौटाला जो फिलहाल मंत्री भी हैं, दोबारा से जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस वक्त भी इन्हें मौका दिया गया। निर्दलीय ये उतरे थे रानिया से और इन्होंने जीत दर्ज की थी और उसके बाद निर्दलीय विधायक के तौर पर थे और सरकार में अब सपोर्ट कर रहे हैं। गोपाल कांडा सिरसा से एचएलपी, तो सिरसा से गोपाल कांडा विधायक एचएलपी की तरफ से। और आपको बता दें अभय सिंह चौटाला एलनाबाद INLD यानी कि इनेलो से वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जीत दर्ज की। ये सभी विधायक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और वहीं सिरसा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी ग्राफिक्स के जरिए अब जान लेते हैं, जिसमें 1962 से लेकर के 2019 तक की जानकारी इसमें शामिल है। तो ये 1962 से लेकर के 2019 तक क्या कुछ लोकसभा सीट का इतिहास रहा है। तो दलजीत सिंह कांग्रेस की तरफ से 1962 में जीते थे। कांग्रेस की पकड़ मानी जाती रही है हमेशा से सिरसा के सीटों पर। और दलबीर सिंह कांग्रेस के 1967 और 1971 में उन्होंने जीत दर्ज की, यानी कि 2 बार वो यहां से सांसद रहे। और इसके बाद चांदराम जनता पार्टी की तरफ से 1977 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। तो ये सिरसा लोकसभा सीट का इतिहास, यानी कि कौन कौन सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दलबीर सिंह कांग्रेस की तरफ से 1980 और 1984 2 बार। और अब आइए आगे आपको बताते हैं यहां से और चलिए इसी सिरसा सीट को लेकर के अब हम ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं लोकसभा चुनाव में कितनी पकड़ इस सीट पर होनी चाहिए ताकि चुनावी मैदान में उतरा जा सके और लोकसभा में एक अच्छी पैठ बनाई जा सके। हमारे साथ इंद्र मोहन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। इंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। इंद्र मोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा सा तेज अगर हो जाए तो अच्छी बात है जी। अब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपका आ रही बहुत है। बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर और हमारे इस खास कार्यक्रम में भी। इंद्रमोहन जी, अगर सिरसा के इतिहास को हम अगर उठा करके देख ले तो किस तरह से अब आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में अगर हम बात कर ले तो कुमारी सैलजा जो है वो कांग्रेस की तरफ से अच्छी पकड़ सिरसा में वो भी रखती हैं, लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं। अशोक तंवर वो भी अच्छी पकड़ रखते हैं लेकिन वो बीजेपी में चले गए हैं। इन सब के साथ सुनीता दुग्गल, जिन्हें ये सीट से अभी टिकट तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर अशोक तंवर और सैलजा के बीच में क्या यहां पर आप कांटे की टक्कर देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सिरसा सीट को? देखिए, सिरसा जो सीट है वो आरक्षित सीट है और 1952 से लेकर के 1957 तक ये फाजिल्का और सिरसा सीट के नाम से जाना जाता था। और लेकिन 1967 के बाद जब ये हरियाणा बन गया था तो ये सिरसा सीट बन गई थी अलग से, और तब से लेकर के और अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं, 14 बार चुनाव हो चुके हैं। उनमें से 6 बार जो है वो इनेलो या चौधरी देवीलाल की जो पार्टी थी, चौटाला की जो पार्टियां जितनी भी रही हैं, चाहे वो जनता दल रही हैं, चाहे वो इनेलो रही हैं, उनके उम्मीदवार जीतते रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार जीतते रहे हैं जी। और एक उम्मीदवार जो 2019 में वो बीजेपी की सुनीता दुग्गल जीती थी। इस बार जो है
अब बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अशोक तंवर भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से उन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा, अलग अपना फ्रंट भी बनाया उन्होंने, लेकिन वहां भी उनकी सियासी दाल नहीं गल पाई। बाद में वो टीएमसी में भी चले गए, वहां भी उनकी सियासी दाल नहीं गल पाई। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में भी चले गए। आम आदमी पार्टी में उन्होंने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी में नहीं टिक पाए थे और फिर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की शरण में चले गए थे। तो बीजेपी की शरण में जाने से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार भी बना दिया सिरसा सीट से। अब चूंकि कांग्रेस की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि किसको उम्मीदवार बनाएगी, अगर कुमारी शैलजा का नाम वैसे ज्यादा चर्चित है कि उनको टिकट दे सकती है कांग्रेस, लेकिन अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को अगर उम्मीदवार बनाती है तो निसंदेह कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों कांग्रेस की जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए लेकिन जैसे अभी इंद्र मोहन जी, हम अभी तक में मैं सिर्फ अभी हरियाणा की तो हम ये सिरसा सीट पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कांग्रेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखूं, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता हैं जो नहीं चुनाव लड़ना चाहते, पार्टी टिकट देना चाह रही है लेकिन उसके बाद भी वो पीछे हट जा रहे हैं। अगर मैं कुमारी शैलजा की भी बात करूं तो कुमारी शैलजा को अंबाला से कहा गया था कि आप चुनावी मैदान में उतर जाइए, वो वहां से नहीं उतर रही हैं। जी, ऐसा है कि जो भी कांग्रेस के लीडर रहे हैं वो चाहते हैं कि सीएम बनने की इच्छा है उनकी, और वो ये चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव ना लड़ें। जब भी कुमारी शैलजा सिरसा आई है, मीडिया पर्सन से जब भी बात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने यही कहा था कि उनकी इच्छा तो है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान अगर आदेश करेंगे तो सिरसा से भी चुनाव लड़ सकती हैं, अम्बाला से भी लड़ सकती हैं। ठीक इसी तरह से जब डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में थे तो उस वक्त भी उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि कोई नया चेहरा आना चाहिए। उनकी भी इच्छा थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद में अब उनको बीजेपी हाईकमान का कहना मानना पड़ रहा है। तो अगर हम मुद्दों पे चले आते हैं, क्योंकि मुद्दों की हम अगर बातचीत करें, सिरसा में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी की गई है, विकास की अगर खास तौर से हम बात करें। इंद्रमोहन जी, इस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सिरसा के विकास को लेकर के जाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर के जो है अपने उम्मीदवार को वोट करेगी और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो चुनावी मैदान में ला करके जिता करके उसे सिरसा उनके हाथ में सौंपेगी। तो तमाम चीजों पे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम सिरसा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इंद्रमोहन जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और आप समझने की एक कोशिश, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है एक बार फिर से हम उसी पर जाएंगे, क्योंकि उसी से हम आगे की अटकलें जो है क्या हो सकते हैं, कयास हो सकते हैं, वो हम लगा सकते हैं। क्योंकि आपने भी जिस तरह से बताया कि कांग्रेस का 8 बार से दबदबा रहा है, वहां से जीत हासिल की गई है, इनेलो भी पीछे नहीं रही है। तो क्या ये माने कि इनेलो और कांग्रेस के बीच में इस बार एक जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है इतिहास के हिसाब से, या फिर एक इनेलो को थोड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो है, पहले जहां पर वो इलाहाबाद विधानसभा से थे, अब वो कुरुक्षेत्र में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसका कोई खामियाजा इनेलो को भुगतना पड़ सकता है? देखिए कि सिरसा जिला जो है वो इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है जी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उस तरह से वो गढ़ धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर इनेलो की ओर से उम्मीदवार आते हैं, हालांकि 2009 में इनेलो की तरफ से डॉक्टर सीताराम को भी चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो करीब 35-34 हजार से हार गए थे जी। और अब अगर इनेलो अपना उम्मीदवार यहाँ बनाती है, किसी को, डॉक्टर सीताराम को भी बना सकती है या किसी अन्य को बना सकती है, तो जिस तरह से कुमारी शैलजा अगर उम्मीदवार बनती है कांग्रेस की, तो फिर मुकाबला तिकोना हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप त्रिकोणे के मामले किसको कह रहे हैं? कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी? जी, तीनों में, इन तीनों में जी। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के साथ मुकाबला देखने को मिलेगा जो एक गढ़ आप कह रहे हैं कि इनेलो का गढ़ था, वो धीरे धीरे जैसे खत्म हो गया, इसके पीछे की वजह इनेलो की क्या आप मानेंगे? क्योंकि परिवर्तन रैली के जरिए कह तो रहे कि परिवर्तन करवा देंगे। इनेलो का जो आपस में पारिवारिक जो मतभेद हुआ था, विवाद हुआ था, उसकी वजह से
जेजेपी निकल के चली गई और नई पार्टी बन गई थी, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला ने अलग से पार्टी बना ली थी उस परिवार के। तो जेजेपी ने पिछले चुनाव में जिस तरह से विधानसभा का जो चुनाव हुआ था तो वहां उन्होंने 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन इनेलो तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाया था। तो इस तरह से धीरे धीरे इनेलो कमजोर हुआ है। लेकिन अब आगे जैसे कि अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नफे सिंह राठी की मर्डर के बाद में अब रामपाल माजरा को जो बनाया गया है नया अध्यक्ष, हाँ। वो कितना उसको इनेलो को फिर से पुनरुद्धार कर सकते हैं, किस तरह से उनमें प्राण फूंक सकते हैं इनेलो में अस्तित्व में लाने के लिए, तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके पीछे की, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी की रणनीति अक्सर बदल जाती है, जो सोचा नहीं होता है वैसी रणनीति जो है वो सामने दिखने को मिलती है। हरियाणा में कुछ वैसे तस्वीरें अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को भी मिली। इंद्र मोहन जी, आपसे समझना चाहेंगे, सुनीता दुग्गल को टिकट ना दे करके अशोक तंवर को टिकट देना, इसके पीछे क्या रणनीति रही है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, और क्या एक नाराजगी और साफ संदेश है सांसदों के लिए कि अगर आप धरातल पे जमीनी या फिर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो टिकट कट सकता है? सुनीता दुग्गल जब राजनीति में आई थी तो उससे पहले वो एक आईआरएस थी, एक अधिकारी के रूप में थी, और जब उन्होंने वीआरएस लेकर के राजनीति में कदम रखा था तो सबसे पहले उन्होंने रतिया विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां वो पराजित हो गई थी। उसके बाद 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट के लेकर के वो सिरसा से चुनाव लड़ा, और उस वक्त चूंकि मोदी का जादू चल गया था तो इस वक्त तो उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने ज्यादा संपर्क जनता से बना के नहीं रखा। हालांकि उन्होंने रेलवे क्षेत्र में सिरसा में जो दूर दराज की जो रेलगाड़ियां थी जो हिसार तक आती थी, उनका विस्तारीकरण करने में उनका एक अहम रोल रहा है, जो सिरसा तक वो चली हैं। तो उसका एक रेलवे क्षेत्र में एक काम अच्छा देखने को उनकी तरफ से मिला। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ उनकी जो है सियासी मतभेद जारी रहे हैं, वैचारिक मतभेद रहे हैं। उनका सीधा तारतम्य था वो पार्टी हाईकमान में जो तो राजनाथ सिंह जो थे उनके साथ या अमित शाह के साथ, इस तरह से वो ऊपर दिल्ली आना, सिरसा दिल्ली आना जाना उनका अक्सर रहता था। तो एक नाराजगी थी, एक नाराजगी थी। अगर हम मुद्दों की बात करें इंद्र मोहन जी, क्योंकि जनता जो है मुद्दों पे जाती है, उनको अपनी समस्याओं के समाधान से मतलब होता है, खास तौर से क्या रणनीति राजनीति हो रही है इन सबसे परे हट करके वो यही सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं सिरसा के अंदर में जिसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों में यहाँ सिरसा के जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य का मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा जिला है। यहाँ पर नरमा कपास की फसलें और चावल की, धान की फसलें और गेहूं की फसलें होती हैं। तो अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ऐसी खड़ी कर दी जाए, कोई बना दी जाए, तो वहां पर एक अच्छा रोजगार मिल सकता था। ये डिमांड पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य की जो यहाँ पर डिमांड है कि एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, वो पिछले 5-7 सालों से चली आ रही है। हैरत की बात तो ये है कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास वर्चुअली कर दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ना तो वहां कोई पत्थर रखा गया है। हैरत की बात तो ये भी है कि उसको बनाने के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए थे, और जब टेंडर आमंत्रित किए थे तो उस वक्त जितने भी बीजेपी के, जेजेपी के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने अपने अपने प्रचार के लिए वहां पर होर्डिंग्स लगा दिए थे कि अब जल्दी ही बन जाएगा। तो उसमें फिर भी वो नहीं बना और वो टेंडर कैंसिल हो गया। अब दोबारा फिर से वो टेंडर लगाया गया है। अब चुनाव आचार संहिता को देखते हुए अब पता नहीं है कि वो टेंडर दोबारा मंजूर करके उस कब चालू करेंगे। मतलब मेडिकल कॉलेज का न बनना अभी तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी, अगर मैं जननायक जनता पार्टी की बात कर लूं, क्योंकि जब इनेलो से वो पार्टी एक टूट करके बनी, यानी कि परिवार में भेद हो गया और एक नई पार्टी का गठन हो गया, एक बेहतरीन एक अच्छा प्रदर्शन जो है पहली बार में ही देखने को मिल गया था, जिसकी बात इंद्र मोहन जी आपने भी कही थी। लेकिन यहाँ पर जब गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ और अब वो गठबंधन टूट चुका है, तो आगे कैसे देख रहे हैं जेजेपी के लिए सिरसा, और इसके साथ साथ हम चाहेंगे पूरे हरियाणा में अगर आप जेजेपी की स्थिति को बता सके। वैसे तो देखा जाए
कहने को तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन अगर अंदर खाते देखा जाए तो ये एक फ्रेंडली मैच के रूप में है। क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद भी दुष्यंत चौटाला, यानी आप ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है सब कुछ? हाँ जी, स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, स्क्रिप्टेड है सब कुछ। हाँ, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री के आवास में चंडीगढ़ में मिलते हैं गठबंधन टूटने के बाद भी, अच्छा, और करीब आधा घंटा तक उनकी वार्तालाप होती है। ठीक। तो मैं जहां तक समझता हूं वो ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भी आप अपने लेवल पे चुनाव लड़े हैं। लेकिन इंद्रमोहन जी, इसको लेकर के तो दुष्यंत जी ने ये कहा भी ना कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी, हमें ये शिक्षा दी गई है तो कि आप अपने बड़ों के साथ मिलिए तो आप अच्छे से बात करिए। लेकिन ये हकीकत है, और उन्होंने ये इसलिए किया गया है कि जो जाटों के जो वोट है, जाट वोट जो बैंक है, उसको तोड़ा जाए। अगर दुष्यंत चौटाला या उनके परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव जहां से लड़ेंगे, चाहे वो हिसार हो चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ हो, कहीं से भी लड़ेंगे, तो वहां जो जाट बैंक है, जाट वोट बैंक है, उस पे दरारें आएंगी और उसका गैर जाट का फायदा जो है बीजेपी उठाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रमोहन जी हमसे बातचीत तमाम यहाँ पर करने के लिए, और इसी के साथ सिरसा को लेकर के क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाना चाहिए, इसको लेकर के पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हम आपको अब लोकसभा सीट के जातिगत आंकड़ों पर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जातीय समीकरण वहां पर बनता है, सिरसा की राजनीति में इसकी क्या अहम भूमिका है। तो जाट वोट जो है वो 3.5% के करीब है, यानी 3.5 लाख के करीब है यहाँ पर, और इसके साथ ही जाट सिख जो है वो 2 लाख के करीब वोटर है। तो ये हम आपको सिरसा के पंजाबी वोट की अगर बात करें तो तकरीबन 1 लाख है। तो ये जातिगत आंकड़ा है जो अहम भूमिका निभाता है किसी भी चुनाव में। ब्राह्मण वोट 70,000 और इसी के साथ बिश्नोई वोट जो है वो 60,000 के करीब है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जाट वोट है। दलित वोट की अगर बात करें तो 8 लाख के करीब है, और इसलिए कहते हैं जाट वोट ज्यादा है तो कांग्रेस और इनेलो का ये गढ़ है। लेकिन धीरे धीरे इनेलो जो है यहाँ पीछे होती चली गई है। पिछड़ा वर्ग जो है 1.5 लाख के करीब है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट में इतना ही। कल फिर किसी और हॉट सीट की जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MH1 न्यूज़।